हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 सामान्य हिंदी के अंतर्गत गद्य खंड में संकलित पाठ निंदा रस। आज मैं इसकी व्याख्या बच्चों आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो आप सभी बच्चे अपनी सामान्य हिंदी की पुस्तक के अंतर्गत गद्य खंड में संकलित निंदा रस नामक पाठ को निकालकर उसकी व्याख्या को मेरे साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। निंदा रस नामक पाठ जो है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। यह एक निबंध है। आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि निंदा रस नामक पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा बच्चों? जी हाँ, उत्तर होगा आपका निबंध विधा। बच्चों, यदि हरिशंकर परसाई के जीवन पर दृष्टि डाली जाए तो इनका जन्म जो है सन 1924 ईस्वी में जमानी ग्राम इटारसी मध्य प्रदेश में हुआ। याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? सन 1924 ईस्वी। ग्राम कौन सा था? जमानी, जो किसके निकट है? इटारसी। और इटारसी किस प्रांत में पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी बच्चों वो गाँव पर ही हुई और इन्होंने एमए हिंदी नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की उपाधि प्राप्त की। बच्चों, वसुधा नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। ये वसुधा नामक पत्रिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि वसुधा नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो आपका उत्तर क्या होगा? हरिशंकर परसाई। इसके साथ ही बच्चों, जो हरिशंकर परसाई की रचना है उन रचनाओं में जो निबंध, किस विधा में ये रचनाएं लिखी गई हैं? निबंध। तो निबंध में आती है बेईमान की परत, फिर है पगडंडियों का जमाना, भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, शिकायत मुझे भी है और सदाचार का ताबूज। निबंध संग्रह बच्चों मैंने कौन कौन से बताया आपको? बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, तब की बात और थी और सदाचार का ताबीज। इसके बाद बच्चों इन्होंने कहानियां भी लिखी और इनके दो कहानी संग्रह हैं, हंसते हैं रोते हैं, और दूसरा कहानी संग्रह है जैसे उनके दिन फिरे। इसके बाद बच्चों इन्होंने उपन्यास लिखे और दो उपन्यास हैं इनके, तट की खोज और रानी नागमणि की कहानी। परीक्षा की दृष्टि से हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज गृह कार्य के अंतर्गत बच्चों मैं आपको कार्य दे रही हूँ कि आपको हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख करते हुए उनका जीवन परिचय अपनी HW की कॉपी पर लिखना है। याद रहेगा, मैंने आज आपको होमवर्क क्या दिया है कि हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय एवं उनके कृतित्व पर प्रकाश डालें। बच्चों, अब हम आते हैं निंदा रस पर। निंदा रस की जो नामक निबंध है, इसकी भाषा व्यंग प्रधान खड़ी बोली। कैसी भाषा है? व्यंग प्रधान खड़ी बोली, सीधी और सरल भाषा है, जिसमें शैली कौन है? व्यंग्यात्मक शैली। कौन सी शैली है बच्चों? व्यंग्यात्मक शैली। तो आप सभी बच्चे निंदा रस की व्याख्या को मेरे साथ पढ़ें। सबसे पहले हम पाठ परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत निबंध निंदा रस में परसाई जी ने निंदा से प्राप्त होने वाले रस पर तीखा या करारा व्यंग दिया है। लेखक के अनुसार कुछ लोग बिना प्रयोजन माने होता है बिना उद्देश्य के ही झूठ बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की निंदा कर रहा होता है तो वह उसके दोषों का अंबार लगा देता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा बच्चों कि अंबर और अंबार में अंतर होता है। अंबर और मैंने शब्द बोला अंबार। शब्दों के सूक्ष्मांतर में आपसे पूछा जा सकता है, तो अंबर माने आप आकाश भी लिख सकते हैं और अंबर माने आप वस्त्र भी लिख सकते हैं, परंतु अंबार माने होता है ढेर। अंबार माने
आया और तूफान की तरह कमरे में प्रवेश किया और साइक्लोन की तरह उसने लेखक को अपनी भुजाओं में क्या कर लिया, जकड़ लिया। तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। वह धृतराष्ट्र की ही जकड़न थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा दूं। जब भीम का पुतला उसकी पकड़ में आ गया तो उसने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर कर दिया। ये घटना जो है महाभारत से ली है लेखक ने, और अपने मित्र की तुलना धृतराष्ट्र से की और स्वयं की तुलना किससे की है, भीम के पुतले से। कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि मैं भीम को अपने गले से लगाना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बड़े दूरदर्शी थे। धृतराष्ट्र के मन में पनप रही ईर्ष्या और द्वेष को भगवान श्री कृष्ण भाग गए। उन्होंने भीम को धृतराष्ट्र के समक्ष उपस्थित नहीं किया, बल्कि भीम के पुतले को धृतराष्ट्र के समक्ष उपस्थित किया। धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को अपने बाहों में या भुजाओं में क्या किया, आलिंगनबद्ध किया और स्नेह के प्राणघाती जो है जकड़न से उस पुतले को चूर चूर कर डाला। लेखक का कहने का अभिप्राय कि मेरा वह मित्र जो धृतराष्ट्र की तरह था, उसके मन में भी मेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष पनप रहा था। उसकी जकड़न भी धृतराष्ट्र के प्राणघाती जकड़न के समान थी। लेखक आगे कहता है, ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। अंकवार माने होता है आलिंगन में दे देते हैं। क्या से क्या मैं गले मिला? लेखक कहता है कि का भले नहीं मेरा मित्र, क्या मैं उससे गले मिला? क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया? हरगिज़ नहीं। लेखक कहता है कि मैं उससे गले नहीं मिला। कैसे गले नहीं मिला? क्योंकि मैंने अपना शरीर तो भले ही उसकी बाहों में छोड़ दिया, परंतु उस शरीर से मैंने मन को चुपचाप क्या कर लिया, अलग कर लिया। मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया। पिछली रात की लेखक के एक मित्र ने बताया था कि का अपनी ससुराल आया है और गा एक संज्ञा है जो कोई दूसरा व्यक्ति गा के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता है। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप क्या कर दिया, खिसका दिया और निसंदेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। लेखक ने क्या किया कि उसे पता था कि उसका मित्र का जो है वो ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित है। अतः जब वह का मित्र से गले लगा तो उसने कटीली देह जो थी वो उसके आलिंगन में सौंप और अपने मन को उस शरीर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता कि वह नाग मणि को कलेजे से चिपटाए है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। लेखक सीख दे रहा है कि जब तक छल का धृतराष्ट्र क्या करे, तुम्हें गले लगाना चाहे तो हमेशा याद रखो बच्चों कि अपने पुतले को अर्थात शरीर को ही सौंपो। अपनी मन की बातों को उससे शेयर या उससे मत बांटो। आगे होगा समझ में बच्चों। पर वह मेरा दोस्त अभिनय से पूरा मतलब होता है पूर्ण अभिनय करने वाला। लेखक कहता है कि पर वह मेरा दोस्त अभिनय से पूरा, उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट। केवल आंसू उसकी आंखों से नहीं आए, बाकी जितने भी प्रसन्नता प्रकट करने के चिन्ह होते हैं वो सब कुछ उसने वहां प्रकट कर दिए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़न, आत्मीयता माने अपनापन, वह गहरे अपने पन की जकड़न, नयनों से छलकता वह असीम स्नेह और वह इसमें सिद्ध वाणी।
मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। मिथ्यावादी का मतलब होता है जो झूठ बोलते। वो बिना किसी दोष के, बिना कारण के ही क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों को आपने अपने आसपास पड़ोस देखा। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत होकर क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। वो इतने हैबिचुअल होते हैं कि वो हैबिट में होने के कारण क्या बोलते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास, निष्प्रयास का मतलब होता है बिना प्रयास के, निष्प्रयोजन माने होता है बिना उद्देश्य के झूठ ही निकलता है। मेरे रिश्तेदार ऐसे ही हैं। वे अगर बंबई जा रहे हैं और उनसे पूछें तो वे कहेंगे कलकत्ता जाओ। आपने भी बच्चों ऐसे बहुत से व्यक्तियों को देखा होगा। वो टी शर्ट लाएंगे 500 की, और यदि आप पूछोगे कि ये टी शर्ट कितने की है तो वो कितना बताएंगे, 1000। जबकि 1000 रुपये बताने का वहाँ पर ना तो कोई उद्देश्य होता है और ना ही कोई क्या होता है बच्चों, प्रयास किया जाता है। फिर भी वो इतने मिथ्यावादी होते हैं कि उनके मुख से बिना प्रयास के, बिना उद्देश्य के झूठ ही निकलता है। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। का भी बड़ा निर्दोष, सहज, स्वाभाविक मिथ्यावादी। मिथ्यावादी मतलब झूठ बोलने वाला। वह बैठा, कब आए, कैसे हो, वगैरह के बाद उसने गां की निंदा आरंभ कर दी। अब जो गां व्यक्ति है वो निंदा करने वाला है। कल शाम को बैठकर वह गां से किसकी निंदा कर रहा था, लेखक। और आज सुबह वह लेखक के पास बैठकर किसकी निंदा करने लगा, गां की निंदा करने लगा। आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य, जघन्य का मतलब होता है पाप है, वे सब गां पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तार कोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोच कर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी गां के सामने उसने कल शाम खींची होगी। तस्वीर भी कैसे खींची, गाढ़े काले तार कोल, जिसको आसानी से क्या नहीं किया जा सकता था, मिटाया नहीं जा सकता। और लेखक यह सोच कर कांप गया कि ऐसी ही गाढ़े काले तार कोल से खींची तस्वीर जो है कल उसने लेखक की गां के समक्ष प्रस्तुत की। सुबह की बातचीत में गां प्रमुख विषय था। फिर तो
दो चार निंदकों को एक जगह बैठकर निंदा में निमग्न देखिए और तुलना कीजिए उन दो चार ईश्वर भक्तों से जो राम धुन लगा रहे हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में भी क्या है? दुर्लभ है। लेखक क्या कहता है कि तीन चार निंदा करने वालों को देखिए और तुलना कीजिए उन तीन चार ईश्वर भक्तों से। आपको उन ईश्वर भक्तों से ज्यादा निंदा करने वाले उन व्यक्तियों में आपको क्या दिखेगी? एकाग्रता दिखेगी, परस्पर अपनापन दिखेगा और कैसी दिखेगी? निमग्नता दिखेगी, जो भक्तों में भी पाई जानी कैसी है? दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदक को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी। कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कबीरदास जी का कहना है कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने समीप रखना चाहिए ताकि आपको अपने दुर्गुणों के बारे में पता चलता रहे। तो लेखक इसी पर व्यंग्यात्मक दृष्टि डालते हुए कहता है, व्यंग करते हुए कहता है कि इसीलिए जो है संतों ने कहा है कि निंदा करने वाले व्यक्ति को आंगन कुटी छवाए अपने समीप रखना चाहिए। अगले पैराग्राफ पे आते हैं बच्चों, कुछ निसंदेह निंदक मैंने देखे। अब लेखक सामान्य निंदक की बात नहीं कर रहा, किस निंदक की बात कर रहा है? निसंदेह। निसंदेह निंदक कौन होते हैं? जो बिना उद्देश्य, बिना किसी लक्ष्य के क्या करते हैं? दूसरों की निंदा करते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। उनका किसी से क्या नहीं होता? बैर नहीं, बैर माने शत्रुता नहीं, द्वेष नहीं, वे किसी का बुरा नहीं सोचते। ऐसे निसंदेह निंदक ना तो वो किसी से द्वेष रखते हैं, ना ईर्ष्या रखते हैं और ना ही किसी का क्या सोचते हैं? बुरा सोचते हैं। ऐसे निंदक किस तरह के होते हैं? ऐसे निंदक निसंदेह निंदक होते हैं। पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने बाप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य लोग दुश्मन निंदा के लिए टॉनिक के समान। ऐसे व्यक्ति समय पड़ जाए तो अपने निकट से निकट व्यक्ति की भी क्या करते हैं? निंदा करने से बाज नहीं आते। इनके लिए निंदा किसके समान होती है? एक टॉनिक के समान होती है। ट्रेड यूनियन के इस जमाने में निंदकों के भी क्या बन गए हैं? संघ बन गए। चूंकि ये व्यापारिक संगठनों का दौर है, इसलिए लेखक का मानना है कि अब ट्रेड यूनियन के तरह निंदकों के भी क्या बन गए हैं? संघ बन गए। संघ के सदस्य जहां तहां से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को क्या करते हैं? सौंपते हैं। यह कच्चा माल। अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुक्त बांटने के लिए दे देगा। यह फुर्सत का काम है। निंदा करना कैसा काम है? फुर्सत का काम है। इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग
टॉपिक को मैं अपने अगले वीडियो में भी जारी रखूंगी। आज मैंने जो आपको HW का कार्य दिया वो क्या दिया है, आपको हरिशंकर परसाई का साहित्यिक योगदान या साहित्यिक परिचय तथा उनकी रचनाओं के बारे में क्या करना है, लिखना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। Welcome student, welcome to another video tutorial from Shivaji Group of Institution. Myself S.K. Park and I am your biology teacher. The students that are newly admitted in class 11 for biology. First of all, I told about the introduction to the biology. I has been already given in the previous lecture. Now, this is the second chapter of the class 11 biology section and the chapter is systematic. So this chapter is actually create the base for biology student. So listen carefully and watch the video to understand this chapter. First of all, as the name of the chapter is systematic, so I am going to define what is systematic. Systematic is actually a branch of a science that deals with the arrangements of living organisms, or we can say that systematic, it is made up of a Greek word systema, as it is written here systema. Systema is a Greek word whose meaning is order or sequence. Systema is a Greek word. Actually the systematic term is made up of a Greek word. As you know that most of the biology and other subject they are written in Latin language or Greek language. So if we understand the Latin or Greek language, it is very easy to understand the biology because it is universal in all the cases of science. So the term systematic is made up of a Greek word systema and the meaning of systema is order or sequence. It means that if we have to arrange the organism or living organisms in a very order or sequences, then this all branch of a science is called systematic. As the definition of systematic is written here, the study of diversity of organism. The study of diversity of organism, their comparative evolutionary relationship, based on the comparative anatomy, ecology, physiology, biochemistry and other fields is known as systematic. The term is given by Carolus Linnaeus. This is very important. The term systematic is given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus is one of the famous scientists. And now listen again, what is the real definition of systematic? The study of diversity of organisms. As you know, what is the meaning of diversity? Diversity means, as you know, that different type of organisms are found in the earth and they are always diverse into the area according to their accommodation. For example, as you know that kangaroo is always found in Australia because it is adopted for the Australia. So the distribution of organisms all over the entire earth surface is known as diversity of the organisms. So the study of diversity of the organisms, their comparative evolutionary relationship. It means that if we compare the evolutionary relationship between the organisms, evolutionary relationships means how these organisms can be evolved from its pre-form to its active form. This is known as comparative evolutionary relationship. Okay, evolutionary relationship means क्या होता है? Evolutionary relationship means होता है कि उस organisms का evolution कैसे हुआ, वो कैसे किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचा, कैसे वो उसमें डाइवर्सिटी हुई और वो उस पर्टिकुलर स्थान पे पाया जाता है. That is known as evolutionary relationship. These evolutionary relationship is actually based on the comparative anatomy. Comparative anatomy. These evolutionary relationship is based upon the comparative anatomy and ecology, physiology. As you know, what is the meaning of anatomy? The study of internal structure of the organism
is called anatomy. And what is ecology? It is actually the relationship of organisms to their environment is known as ecology. Relationship of organisms to their environment is called ecology. And what is physiology? Physiology, as you know, that in human body different type of organs are found, and these organs have a specific function. So the study of internal organs, the study of mechanism of organs, how they are work, this is comes under the branch of the science physiology. And what is biochemistry? As you know, this biochemistry is made up of bio plus chemistry. It means that the chemistry that are used in the biology means, for example, as you know that the digestion in human beings are done because digestion different types of enzymes and participate. So this is called biochemistry of the digestive system. So these type of chemical substance, those type of chemical substance that are involved in the process of human body is called biochemistry, and the other field is known as systematic. The term systematic is given by Carolus Linnaeus. This is very important point for you, examination point of view, and also for the medical point of view. The term systematic was given by Carolus Linnaeus. Actually, the Carolus Linnaeus is one of the famous scientists, and he is the first scientist to classify the organisms according to their rules. And so Carolus Linnaeus is called the father of taxonomy. Carolus Linnaeus is called the father of taxonomy. Carolus Linnaeus को हम father of taxonomy कहते हैं. Now what is taxonomy? Actually, as you know, this systematic taxonomy and classification. Systematic taxonomy and classification. These three terms are actually synonyms of each other. But first of all, a scientist called Simpson, this scientist actually distinguished these three words. So this is very important. What is the difference between systematic taxonomy and classification and identification? So here now comes to the another point, taxonomy. Taxonomy is actually also a word that is made up of a Greek word taxon. It is made up of Greek word taxon. Taxon. It means arrangement. Arrangement. It means arrangement. And nomi means arrangement according to a law form pattern. Nomi means nomenclature. We can also show nomenclature. Okay. So the term taxonomy is made up of two words. Taxon is the arrangement, and nomi means nomenclature. We can also say that it is the branch of biology which deals with the study of principles, procedure of classification, nomenclature and identification. Actually, taxonomy is the branch of a science that deals with the study of principle and procedure of classification, nomenclature and identification. And this term taxonomy is given by A.P. de Candolle. A.P. de Candolle first of all used the term taxonomy. So listen and understand carefully. The term taxonomy was given by A.P. de Candolle ने दिया था ये term taxonomy. It is a branch of biology which deals with the study of principles and procedures of classification, nomenclature and identification. किसी organisms को हम कैसे classify करेंगे, उसका कैसे nomenclature करेंगे और उसको कैसे first of all उसको कैसे identify करेंगे, ठीक है? और identify करके उसको कहाँ पे रखना है, किस particular group के साथ रखना है, किस taxonomic hierarchy में कहाँ पे उसको रखना है. These all rules are comes under the branch of a science, branch of a biology called taxonomy. So it is a branch of a biology that deals with the study of principles and procedures. Principles means if you any organisms that are newly found on the earth, first of all, what is this principle? To put these new organisms into a specific category. So these principles are very important to classify the organisms. And procedure, what is the correct procedure of that organisms to put into a special category. So
The branch of biology which deals with the study of principles and procedures of classification, nomenclature, identification is called taxonomy, and the term taxonomy is given by A.P. de Candolle. A.P. de Candolle in 1813. In 1813, actually the taxonomic knowledge required the study of morphology. Taxonomic, if you have to taxonomize any new organism, first of all you know what is the morphology of organisms, and what is the cytology of organisms, and what is the embryology of organisms, and what is its ecological relationship, and we also see about the genetics of that organisms and biochemistry of that organism. So these are very important to taxonomize any organisms, new organisms that are found on the earth. As you know, there are different kinds of varieties that are newly discovered on the earth. So these are very important law that is basically based how to taxonomize any organisms. First of all, here you know required the study of morphology. What is morphology? Morphology is a branch of a science that deals with the study of external structure of the living organisms. External structure of the living organisms. So here the study of morphology, cytology. What is morphology? Morphology is a branch of a science that deals with the external structure of the organisms. And what is cytology? It is the study of cell of the organisms, and the cellular structure of the organism is called cytology. And what is embryology? It is actually the study of organisms, its embryology. Embryology is a branch of a science that deals with the study of embryonic development of the living organisms. And ecology, what is ecology? It is the relationship of the organisms to the environment. And genetics, what is genetics? Genetics is a branch of a science that deals with the study of heritable characters that are posed to different generation from its parents is called genetics. And biochemistry, as I already told, what is biochemistry? The chemistry that are involved in the biology is called biochemistry. So here now we will come the classification. Classification is actually the subtopic of taxonomy or systematic. It is the subtopic of taxonomy or systematic that deals the arrangement of organisms. Classification actually deals the arrangements of organisms into groups or categories according to a very lawful pattern. This is called classification of organisms, and this classification is actually based upon the similarities of the organisms, and what is the difference between the organisms, and what is the relationship to the environment or other factors. So these are all very important. What is classification? It is a subtopic of taxonomy or systematic that deals with the arrangement of organisms into group or categories according to a very lawful pattern, and this pattern is actually based upon the similarities. These similarities or relationship between the organism. This is called classification. Now, what is identification? Identification, arrangements of organisms into its correct place. Arrangements of organisms into a correct place, and also the correct name of the organisms and place in a correct taxonomic categories. Identification is actually the branch of a science that deals with the study of how we will arrange the newly organisms into a taxonomic category. So this is very important. What is identification? Branch of a science that deals with the study of new organisms, how we can put into the special taxonomic categories by looking different types of characters. So this is very important. And it is done with the help of taxonomic keys. Some taxonomic keys are made to identify a particular type of organism. So these four terms are very important in this chapter: systematic, taxonomy, classification and identification. Now let us review about the topics. What is systematic? It is a branch of a science that deals with the study of diversity of organisms, their comparative relationship, their comparative evolutionary relationship between the comparative anatomy. And what is taxonomy? It is a branch of biology that deals with the study of principles and procedures
origin. The classification subtopic of taxonomy and systematic that deals with the arrangement of organisms into a particular categories. And identification, how we can identify a new organisms and where we will place. It is totally based upon the taxonomic keys. So this is all over today, student, for a chapter systematic. In next video lecture we will discuss what is the need of classification, why we will need to classify our organisms. Thank you. Good morning students and welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Students, today I am going to solve the problems of exercise 1.4 in the chapter sets. So students, the first problem is that if A equal 2, 4, 6, set B equal 1, 3, 5, 7 and C equal 4, 7, 10, 13, then prove that A union B intersection C equal to 4, 7. So students, see this problem. So A union B, A is given, B is given, C is given. So A is solution number first. So A is equal to 2, 4, 6, B equal 1, 3, 5, 7 and C equal, set C equal 4, 7, 10, 13. So students, now first we find A union B. So students, A union B. What is the union? Union means all the elements of A and B. So A union B is 2, 4, 6 union 1, 3, 5, 7. So write all the elements. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is A union B. Now we have to find A union B intersection C. So A union B intersection C. बच्चों इसका C के साथ इंटरसेक्शन करना होगा. Now A union is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and intersection C. C is what? 4, 7, 10, 13. So intersection means common elements, students. What are the common elements? The common elements of A union B and C is there is 4, there is 4, there is 7, there is 7. So only 4 and 7 is the common. So this is 4, 7. So proof. So A intersection B intersection C is equal to 4, 7. So proof. So this is our first problem. Now students, moving on our second problems. This problem is that for any two sets A and B, prove that power set of A intersection power set of B is equal to power set of A intersection B, and power set of A union power set of B is subset of power set of A union B. Students, previously I already told you that what is the power set? Power set is the set of all the subset of any set. किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं उसका जो सेट बनता है वो पावर सेट PA होगा. इट मींस पावर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी सेट टाइप के ही होंगे. तो हाउ वी कैन प्रूव? सो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन नंबर 2. Now, let capital X belongs this side. You have to prove this. So let capital X first part. This is first part and this is second part. So let capital X belongs to power set of A intersection power set of B. हमने लेट कर लिया कि X जो है पावर सेट ऑफ A और पावर सेट B के इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है. अब चूंकि
पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट होते हैं, इसलिए मैंने कैपिटल एक्स का नाम दिया। कैपिटल एक्स मींस अ सेट। Let capital X belongs to power set of n. This means capital X belongs to power set of A, P, A, and but I we write and because this belongs intersection. Intersection means both. So X belongs to P, A as well as X belongs to P, B. There implies अब अगर X कैपिटल X जो है पावर सेट में है, इट मींस ये जो कैपिटल X है वो इसका सबसेट होगा, क्योंकि जो पावर सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं, उस जिसका वो सेट होता है पावर उसका सबसेट होता है। तो अगर कैपिटल X बिलोंग कर रहा है पावर सेट में, तो कैपिटल X जो होगा इसका सबसेट होगा। सो एंड सिमिलरली कैपिटल X इज द सबसेट ऑफ P। देयर इम्प्लाइज capital X is a subset of A intersection B, because capital X subset A and also capital X is subset of B. So capital X is a subset of A intersection B. That implies capital X is belongs to power set of A intersection B. अगर capital X A intersection B का सबसेट है तो इसका मतलब capital X जो है वो A intersection B के पावर सेट का एलिमेंट्स होगा। और हम लोगों ने कैपिटल X किसमें लेके चल रहे थे स्टूडेंट्स, PA intersection P। It means this is a subset of this. So if we write this both sides, I already told you in the previous video, so it means it will be proved by both sides. You can take this, then you prove this, then you can let this, then you can prove this. So there implies hence PA intersection PB is equal to PA intersection P. Hence prove the first part. Now students, the second part. What is the second part, students? Solution of second part. Prove that PA union PB is a subset of PA union B. Now students, let for this movement let capital A is equal to 2 3. इसको हम बाय एग्जांपल से स्टूडेंट्स प्रूव करेंगे। So capital A is equal to 3, capital B equal to 3 4. फिर करिए। So students, PA क्या होगा, पावर सेट क्या होगा, पावर सेट क्या होता है, इसके जितने भी सबसेट बनते हैं, इसके सबसेट कितने बनेंगे, कौन कौन से सबसेट बनेंगे, सबसेट का जो सेट होता है वो पावर सेट होता है। तो इसके सबसेट में 2 एलिमेंट्स हैं, तो अब सबसेट बनेंगे 2 to the power 2, 4 सबसेट्स बनेंगे, कौन कौन से, 5 then 2 then 3 and then 2 3. These are subsets of this set A, and power set is the subset of our subset. This is PA, right students? Now similarly PB. What is the PB? Also PB has 2 elements, so number of subset are 4, 5, 3, 4 and 3 4. And set of all subsets are called power set. So this is power set of B. So now PA union PB, because there is PA union PB. So PA union PB is what? Union of both these sets. इन sets का union कर दीजिए बच्चों। union में सारे elements में आते हैं। So 5, there is 2, there is 3, there is 4, there is 2 3 and there is 3 4. So this is the PA union PB. Now we have to find A union B. So what is the A union now? A union B. A union B means all the elements of A and B. So 2 3 4. This is A union B. So students, there are 3 elements. So 3 elements. So number of subset is 2 to the power 3. 8 subsets होंगे इसके। So सबसेट का जो सेट होता है वो पावर सेट, A union B का पावर सेट बनाने के लिए इसके सबसेट
निकालने होंगे स्टूडेंट्स. व्हाट आर द सबसेट्स? 5 2 3 4 5 2 3, then 2 4, then 3 4, then 2 3 4. This is the power set of A union B. Now students, see this PA union PB and see this PA intersects union B. You can see that all the elements of PA union PB in the set PA union B. So इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर हैं. So इसका मतलब ये जो सेट है वो इसका सबसेट हुआ. So from first and second, this is first, this is second. So we can see from first equation and second equation. हम यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स, because 5 is there, 2 is there, 2 is there, 3 is there, 3 is there, 4 is 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, and these elements are extra elements. So students, this is bigger set and this is subset of this set. So hence PA union PB is always subset of PA union B. P means power set. So here we prove the hence. So students, this is the example problem number 2. Now students, problem number 3. What is the problem number 3? If A equal 135, B equal 1357, set A equal 135, set B equal 1357, then prove that A minus B union B minus A equal 7. So students, very simple problem. What is the solution? A given students 135, set A is 135, set B is 1357. So first we find A minus B. What is A minus B? A minus B, all those elements of A which are not in B. A के ऐसे elements जो B में नहीं हो. तो A के कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो B में नहीं हैं? It means सारे एलिमेंट्स हैं जो इसमें हैं. It means A minus B जो आ गया, all the elements of A which are not in B. This is null set because A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में नहीं है वो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो B में नहीं है. So this is 5. A minus B is 5. Similarly B minus A. What is B minus A students? So B minus A, all the elements of B which are not in A. B के ऐसे एलिमेंट जो A में नहीं है. तो आपको दिख रहा है 7 जो एलिमेंट्स है वो A में नहीं इंक्लूड हो रहा है. So students, this is 7. So now we have to find A minus B union B minus A. A minus B union B minus A. It means A minus B 5 union 7. So this means 7. 5 is nothing. So अगर हम 5 और किसी सेट का यूनियन करते हैं तो वही सेट आ जाता है. Because 5 union A is equal to A. So students, hence proof. Hence prove the now students, the fourth problem is that if capital A equal to A B C D E, capital B equal to A C E G H, then prove that A minus B union B minus A is equal to B D G H. Similar as problem previous problem number 4. Here A minus B is A minus B, all the elements of A which are not in B, all the elements of A which are not in B. What are the elements which are not in B? B, because B is not here, and D is not here. So B comma B. A minus B is B comma B. Similarly, students, B minus A. What is B minus A? All the elements of B which is not in A. So students, here is G not in
A and here is H not in A. So this is G comma H. So now A minus B union B minus A is equal to union of these elements BD union GH. So students, what are the BD GH? So this is the answer of A minus B union B minus A, and we have proved this. Now students, fifth problem. What is the fifth problem? If set A is equal to, in the set builder method, x such that x is less than equal 5 and x belongs to natural number. ऐसे सारे x का सेट है जो कि नेचुरल नंबर से एलिमेंट्स है और 5 या 5 के इक्वल है, 5 से लेस है. So students, what are in roster method? What are the set A? What is the set A? Set is 1, 2, 3, 4, 5. We can write set A in the roster method. A equal to 1, 2, 3, 4, 5. So similarly, B. What is the B set? So B set is all the elements of x such that x is less than equal to 10 and x belongs to natural number. X natural number है students और 10 या 10 से less है. So students, and सारे elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So students, this is set B. Now set C. What is the set C? X such that x is greater than 2 and less than 6 and x belongs to natural number. तो ऐसे x को 2 से तो बड़ा होगा, नेचुरल नंबर हो, 3 से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स और 6 से लेस हो, 3, 4, 5. This is A, B, C in the roster method. We write these sets in the roster method. Now students, we have to find A minus B intersection C. So students, first we find B intersection C. What is a B intersection C? Intersection means common part. So students, what is the common part of B and C? This is 3 and 4 part. So 3, 4, 5. This is B intersection C. And what is the A minus now? A minus B intersection C. So what is A? A is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 minus what is B intersection C? We find 3, 4, 5. So students, difference of two sets. What set? The elements of A which are not in B intersection C. So इसके ऐसे एलिमेंट फर्स्ट वाले के ऐसे एलिमेंट जो सेकंड में नहीं है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3, 4, 5 यहाँ पर 3, 4, 5 में दो एलिमेंट्स नहीं है इसमें, वो है 1, 2. So this is 1, 2. So A minus B intersection C is hence true. So this is the method of finding the difference of two sets. Now students, problem number 6 prove that A intersection B minus C is equal to A intersection B minus A intersection C. So, sixth problem is that we have to prove that A intersection B minus C is equal to A intersection B minus A intersection C. We can prove this theorem by also by argument method and also by example method. So we have to put the theorem. We are going to put this theorem by argument. What is the argument? Let x belongs to A intersection B minus C. हम लेट करके चल रहे हैं कि x इसमें बिलोंग करता है. It means इसका मतलब होगा x बिलोंग कर रहा है A intersection B minus C. इसका मतलब x बिलोंग करेगा A में and x बिलोंग करेगा B minus C. There implies because intersection means and. So x belongs to A and x belongs to B. अब यहाँ पर बच्चों देखिए x B minus C में इसका मतलब बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब B को बिलोंग करेगा तो C बिलोंग नहीं करेगा. So x belongs to B and x does not belong to C. Now combine both this. So x belongs to A and x belongs to B in one bracket and
आंसर है, बट सी में नहीं है, तो अगर किसी एक में नहीं है तो फिर इंटरसेक्शन में नहीं होगा स्टूडेंट्स। सो हेंस एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पर बच्चों देखिए x A और C के इंटरसेक्शन में नहीं, बट x A और B के A इंटरसेक्शन B में है। इसमें बिलोंग कर रहा है, दैट मींस x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। इसमें बिलोंग कर रहा है। x को किसमें लेके चले थे? x A इंटरसेक्शन B माइनस C में लेके चले थे स्टूडेंट्स। तो ये वाला सेट इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। अगर हम कन्वर्सली पार्ट ले लें, इधर को x बिलोंग करा दें, फिर अपोजिट लेके चलते हैं तो इसमें x आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग डबल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डबल एरो लगा। तो डबल एरो लगाने से बोथ साइड से हो जाता है स्टूडेंट, बोथ साइड से हो जाता है। इट मींस हेंस दिस सेट इज इक्वल टू दिस। सो A इंटरसेक्शन B माइनस C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। सो हेंस तो बच्चों ये थोड़ा हमारे प्रूफ हो गए स्टूडेंट इस टाइप से। Now students, problem number 7, prove that A intersection phi, if A intersects A subset phi, sorry, A subset phi, there implies A equal to 0. How we can prove? Students, we know that phi is the subset of, we know that phi is the subset of itself. So that is phi is, since phi is the subset of phi, hence and given A subset phi, so this is only possible when A equal. स्टूडेंट्स, नल सेट का जो हमारे पास सबसेट होता है वो भी नल सेट ही होता है। सो स्टूडेंट्स, हियर A is subset of phi, it means it is possible only when this A is equal to the null set. So students, this is problem number 7 we have to do. Now students, the 8th problem is that if set A equal x such that x is a natural number and multiple of 3. x एक ऐसा ये बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस सेट A को हम लोग कैसे कर सकते हैं? रोस्टर मेथड लिखने के लिए नेचुरल नंबर है तो वो मल्टीपल 3 का है, क्या हो जाएगा? 3 6 9 12 and there is no combination, so dot 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 dot. This is the A set. Now B set, what is the B set? X such that x is a natural number and x is less than 6. So natural number 6 से less है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, there is restriction. So this is 1 to finite set, 1 2 3 4 5. Now prove that A union B. So students, what is the A union B? So A union B is the all the elements of A and B. So A is 1 2 and then 3, there is 4, there is 5, and then all the multiple of 3 6 9 12 and so on dot dot. So this is the A union B, students. So prove this. Now students, ninth problem is, what is the ninth problem? Taking the set of natural numbers as the universal set. इसको as the universal set, natural number के सेट को हम लोगों ने universal set मान लिया हुआ है। Then write the complement of following set. इन सेटों का हमको complement सब करना है। तो मान लीजिए let फर्स्ट पार्ट करते हैं। Here given universal set जो हमारे पास दिया हुआ है, natural set है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। नेचुरल नंबर का सेट जो है वही यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स। एंड फर्स्ट पार्ट, लेट कैपिटल A is the
सो इवन नंबर स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे इवन नंबर क्या होता है 2 4 6 8 डॉट डॉट। अब हमारे पास क्या इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो a कॉम्प्लीमेंट a डैश इज इक्वल टू u माइनस a ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u व्हिच आर नॉट इन a। तो u के ऐसे एलिमेंट्स जो a में नहीं हो, तो फिर हमारे पास इसका मतलब क्योंकि ऐसे कौन से एलिमेंट बचेंगे जो a में नहीं है, तो ऑड नंबर बचेंगे स्टूडेंट्स। तो u माइनस a मींस 1 3 5 6। इसको फिर हम फिर से लिख सकते हैं x such that x belongs to natural number and x is odd। So this is answer of first part। Now students, the second part similarly, let this is B set, let capital B is a set of x such that x belongs to natural number, x is an odd number। So what is the odd number? 1 3 5 7, this is odd number, and we have to find b complement। So b complement is u minus b। What is u? The natural number 1 2 3 4 5 6 7 minus b, what is the b? 1 3 5 7। So students, क्या होगा इसका b कॉम्प्लीमेंट? u के ऐसे एलिमेंट्स जो b में नहीं है, तो बच्चों b में तो और नंबर है, तो u में सारे हैं इवन ऑड, तो इसका मतलब यहाँ पर बचेंगे सिर्फ इवन नंबर। 1 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा। तो दिस इज द b कॉम्प्लीमेंट। सो b कॉम्प्लीमेंट इज x such that x belongs to natural number and x is even। So this is the answer of second part। Now students, third part, x such that x is 3n and belongs to natural number। So student, here third part, x equal x such that and belongs to natural। तो बच्चों जब यहाँ पर हम लोग नेचुरल नंबर 1 रखेंगे, पहला x मिलेगा 3, दूसरा x होगा 3 रखेंगे 6, मल्टीपल ऑफ 3 मिल रहा है। तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसका मतलब बच्चों c कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस c। सो इट मींस u के ऐसे एलिमेंट जो c में नहीं है, तो c में तो बच्चों 3 के मल्टीपल है, तो u में 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। c डैश में c कॉम्प्लीमेंट में 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, c डैश इज x such that x belongs to natural number and x is not multiple of तो बच्चों ये हमारे पास जो सी कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें 3 के मल्टीपल वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे। पहला x मिलेगा 3, दूसरा x होगा 3 रखेंगे 6, मल्टीपल ऑफ 3 मिल रहा है। तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसका मतलब बच्चों c कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस c। सो इट मींस u के ऐसे एलिमेंट जो c में नहीं है, तो c में तो बच्चों 3 के मल्टीपल है, तो u में 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। c डैश में c कॉम्प्लीमेंट में 3 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, c डैश इज x such that x belongs to natural number and x is not multiple of तो बच्चों ये हमारे पास जो सी कॉम्प्लीमेंट आएगा उसमें 3 के मल्टीपल वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे। सही। Now students, 10th number problem is that if set A is the subset of B, then prove that C minus B is a subset of C minus A. So students, how we can prove that? So let x belongs to C minus B. So if let an element which belongs to C minus, हमें एक एलिमेंट C minus B में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब इस मींस x belongs to C
डिफरेंस में तो पहले वाले में होगा, सेकंड वाले में नहीं होगा. सो इफ x बिलोंग्स टू c minus b, there implies x belongs to c and x does not belongs to b. x c में होगा कि नहीं होगा. There implies x belongs to c and x does not belongs to b. Why students? Why x belongs? Because since a is a subset of b. a b का subset है. a b का subset है, means this is b and this is a. So any element which is not in b, अगर b में नहीं है तो फिर a में भी वो होगा ही नहीं. So not since a subset b, then if x does not belongs to b, then x does not belongs to a. So there implies students x belongs to c and x does not belongs to a. It means x belongs to c minus a. And students we have taken x belongs to c minus b. So students हमने x को c minus b में दिया था और x c minus a में आ गया. It means so hence c minus b is a subset of c minus a. So students this is the statement of problem number 10. Now students, 11 number problem. What is the 11th problem? For the sets A and B, prove the following. Number first part, A is equal to A intersection B union A minus B, and second, A union B minus A is equal to A union B. So students, I put this by Venn diagram. But first, let us take the meaning of A minus B. Students, A minus B is, we can write A intersection B. Why? Let x belongs to A minus B. Students, अगर x A minus B में लिया, so x belong करेगा A में and x does not belongs B. So there implies students x belongs to A and so and x belongs to B dash. So there implies students x belongs A intersection B dash. और x को हमने A minus B में लेके चले थे. If अगर दोनों तरफ वैल्यू लगाते हैं, so it means A minus B equal to A intersection B dash. Similarly, students, B minus A is B intersection A dash. These two results are very important results. So students, we can write A minus B by, so students, let us take now RHS लेके चलते स्टूडेंट. तो RHS फर्स्ट पार्ट लेके चलेंगे. सो RHS इज A intersection B union A minus B and A intersection B union A minus B, we can write A intersection B dash. Now students, the Venn diagram. What is the Venn diagram? So Venn diagram is that A intersection B means this is A and this is A. This is A intersection B. A intersection B. And A intersection B dash. अब A और B dash, this students, this is B, this is A. What is B dash? B dash is this part. और A से उसका इंटरसेक्शन करेंगे जब हम लोग A से B dash में पूरा पार्ट आ जाएगा इधर वाला, और A से जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो पूरा A वाला ही पार्ट आएगा. So this is total A intersection B union A B dash, and which is equal A. So by Venn diagram we can prove that A intersection B is this part. This part is A intersection B, and A intersection B complement
ए से उसका इंटरसेक्शन करना है बी कॉम्प्लीमेंट का, तो ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला। तो ये वाला दोनों कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। ये वाला पार्ट जो आएगा वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस पार्ट is total. So by Venn diagram, A intersection B dash union A intersection B is equal to A. Similarly, students, you can also do this second part. Now students, moving on to our 12th problem. Prove that first part A union A intersection B is equal to A. So students, by Venn diagram, you can see this is A, this is B. So A, B, and this is A intersection B dash. This part is A intersection B. So A intersection B में अगर A से यूनियन करेंगे तो A के तो इक्वल आएगा. So from A intersection B, this is A intersection B, and this is total. So from diagram, A union A intersection B is equal to. Similarly, you can prove the second part. So students, thank you for today's lecture.